अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड क्या हाल है आप लोगों का? ओके, सो द नेम टू रिमेंबर इज सुफियान मुकीम। यस, अब आपको आई होप आप लोग ये ना पूछ रहे हो कि भाई क्यों इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ कल 3 मैचों की सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल की है और ऐसी वैसी बरतरी नहीं है, सही मानों में जिम्बाब्वे की टीम तरने वाला साबित हुई है। तरने वाला मतलब के? मतलब इजी टारगेट। तो इजी टारगेट वाज अ वेरी इजी टर्म टू यूज। डिसमिसल, इजी टारगेट। सो पहले जिम्बाब्वे ने खेलते हुए 57 रन पर उनकी हमने टीम ढेर कर दी, हुए नहीं, हमने कर दी। और हुआ क्या? पाकिस्तानी स्पिनर सुफियान मुकीम ने सिर्फ 3 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की हैं। कैन यू इमेजिन? मतलब दैट वाज अ साइट टू वॉच। और मतलब ही इज सो हम्बल आल्सो। मुझे लग रहा था कि वो इतनी अचीवमेंट हो जाए तो बंदा थोड़ा सा फॉर लैक ऑफ अदर वर्ड्स शोधा भी हो सकता है, लेकिन ही वाज एक्चुअली क्वाइट कूल अबाउट इट। और पता है ये जो यंगस्टर्स हैं, आप रिलेटिवली इन्हें कहें, साइम हो गए, उमर यूसुफ हो गए, सुफियान हो गए एंड अ फ्यू अदर, इनके आने से बड़ा हौसला हुआ है हम सब क्रिकेट लवर्स और क्रिकेट फैंस को भी, क्योंकि बीच में वो जो बातें शुरू हो गई थी ना कि भाई हमारा तो पूल ही खाली है, हमारे पास तो टैलेंट नहीं है, इनको हटा के किसको लेके आए, प्रूव हो चुका है। अच्छा, एक चीज, क्योंकि सुफियान मुकीम ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया तो प्लीज हमें जरा स्क्रीन से फिलहाल निकाल दें, पूरी स्क्रीन उनको दे दी जाए और जरा दिखाएं ना जिन लोगों ने मिस कर दी शायद ये इनिंग्स। देखिए वो ही सो यंग, मतलब आप देख रहे हो क्या कमांड है, क्या कॉन्फिडेंस है। और उसके बाद जब एक और चीज़ होती है ना कि आपका एक स्टाइल बन जाता है, जब आप विकेट लेते हैं तो या तो आप कोई जनरेटर चला रहे होते हैं तो कोई आप विच इज ऑलराइट एज वेल, हम कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन ही वाज जस्ट स्माइलिंग, ही वाज जस्ट हैप्पी टू बी देयर, हैप्पी टू बी ऑफ सर्विस। कोई खास उनका जश्न मनाने का कोई पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है, ये कहना चाह रही हूं। वो अंदाज ना होना बड़ा ही इंडियरिंग, वो अंदाज ना होना भी एक अच्छा जेस्चर लगा है, अच्छा अंदाज है। खैर, जिम्बाब्वे का व्हाइट वॉश से बचना जरा मुश्किल है। उधर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय मीडिया भाई वो तो नित नए फार्मूले लेके आते हैं। उनकी बौखलाहट बता रही है कि पाकिस्तानी फार्मूले पर भारत को कितनी तकलीफ हुई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर कराने की शर्त भारत को मंजूर नहीं है भाई। मतलब आई एम सॉरी, रुक जाए सारे इधर, चेक आउट द ऑडेसिटी कि हम नहीं आएंगे बट हाउ डेयर तुम लोग ना हो। ये क्या है? हमारी मर्जी, हम भी नहीं आएंगे, जैसे आपकी मर्जी कि आप नहीं आ रहे कि ये एक्सपेक्टेशन क्यों रखी है भाई? इफ आई एम मैं किसी के घर अगर नहीं जा रही तो मैं क्यों डिमांड करूं कि तुम मेरे घर आओ? ये अजीब सी बात नहीं लग रही? तो आई एम सॉरी, आई हैव नथिंग एल्स टू से टू दैट कि ये भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारत में सिक्योरिटी मसाइल नहीं है, पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी मसाइल नहीं है, सारी टीमें आती हैं, अभी भी आने के लिए तैयार हैं, टीमें आ चुकी हैं अब तक, तो पता नहीं कौन सी ऐसी कंडीशन नहीं रख सकता भाई। हमें आपके मुल्क में गैर महफूज महसूस होता है, अब कर लीजिए, अब कर लीजिए, अब बता दीजिए। अगर फीलिंग ही है ना तो है, हमें फीलिंग, अब क्या हो सकता है? हमें फीलिंग है। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? बिकॉज़ आपकी भी तो फीलिंग ही है ना। अदरवाइज तो ऐसे लिंचिंग के वाकयात, मुसलमानों के साथ ज्यादती के वाकयात बता सकते हैं, हमें वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी की एहसास नहीं है। आप बता दीजिए। आप बिल्कुल, आई मीन, और अगर आप चाहते हैं हम आपके एहसास को समझ ले तो आप हमारे एहसास को समझ लें। अब ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल ना मानने की सूरत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से कहीं और मुंतकिल कर देगी। भारत अभी तक अपनी ढिठाई दिखा रहा है, पाकिस्तान को भी अपने मौके पर डटे रहना चाहिए। ज़राए बता रहे हैं कि आईसीसी या भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान की तजावीज़ पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वैसे तो अब आईसीसी भी वही हेड कर रहे हैं जो बीसीसीआई के करता धरता थे। सो या हमें ज्वाइन करेंगे राशिद भाई और सुहेल इमरान हमारे साथ हैं, साहब हमारे साथ हैं, राशिद अली साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं। भट्टी साहब, ये किस किस्म की एक्सपेक्टेशन है कि जी मतलब कि हम लोग तो नहीं आ रहे लेकिन तुम लोग ज़रूर आओ और हम नाराज़ हो जाएंगे अगर तुम लोग ना आए, या फिर अपना एक एटीट्यूड दिखाना? व्हाट इज दिस? देखिए, सुबह सुबह हुमा इस किस्म के अल्फाज मेन स्ट्रीम चैनल पर इस्तेमाल करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बदमाशी है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड दिखा रहा है। ठीक है, आप पाकिस्तान नहीं आ रहे, आपकी मर्जी है ना आए, लेकिन आप पाकिस्तान को भारत बुलाने के लिए क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं? पाकिस्तान भी नहीं आ रहा, आप कहें जी हम पाकिस्तान को होस्ट नहीं कर रहे। तो मतलब भारत का ये वतीरा रहा है कि वो अपनी नाक जो है वो ऊंची रखना चाहता है, लेकिन अब मेरा ख्याल में वो वक्त आ गया है कि बराबरी की बुनियाद पर, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब बेताशा मीडिया टॉक्स में ये बात कर चुके हैं कि सारा कुछ बराबरी की बुनियाद पर होगा। अगर जिस तरह आज मीटिंग होनी है ब्रॉडकास्टर्स की आईसीसी के साथ, तो अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता
या पाकिस्तान बॉयकॉट कर देता है या आईसीसी पाकिस्तान को निकाल देता है, तो पाकिस्तान के बगैर आप टूर्नामेंट करवा के देख लेना। पाकिस्तान टीम की भी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्थ है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट क्रेडिबिलिटी है बिल्कुल, वो चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट ना करे और आईसीसी पैसे कमा ले। पैसे उसी वक्त मिलेंगे जब पाकिस्तान भारत का मैच होगा। मेरा ख्याल में अभी तक जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान है, फार्मूला है, वो बिल्कुल ठीक है। वो नहीं आ रहे, आप ना आए, हम आपके साथ न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लेते हैं, लेकिन फिर आप हमें क्यों प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने जरूर अगले 3 साल आना है। तो मेरे ख्याल में ये जो मामला है, ये अब कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट कचहरी तक चला जाए, क्योंकि भारत जो है वो मैं एक दफा चला ही जाए तो वैसे अच्छा है, और फिर इट्स हाई टाइम कि इसका फैसला हो जाए। राशिद भाई, आप तक कुछ इत्तलात पहुंच रही हैं? क्योंकि जब हम ये कहते हैं उन्हें कि ठीक है आप नहीं आ रहे, हम तो चाहते हैं कि आप आएं, आप नहीं आ रहे, लेकिन फिर साथ में हम भी नहीं आएंगे, और हम तब भी नहीं आएंगे अगर किसी इवेंट के टूर्नामेंट के फाइनल या नॉकऑफ्स तो हम पहुंचेंगे। तो ये बात उन्हें ज्यादा तकलीफ दे रही है। और राशिद भाई, फिर वो रेवेन्यूज वाली बात आ जाती है ना, और मुल्कों के साथ भी तो खेलते हैं, बस उसी पे फिर इन्हिसार कर लें। पाकिस्तान के साथ खेलने पे ही रेवेन्यू आता है ना। एब्सोल्युटली जी, इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ काफी सख्त है और अभी तक कायम है, वरना वो अब तक फैसला कर चुके होते। और लगता है ऐसा कि 2 दिनों की जो छुट्टियां रही, हमारी भी उनकी भी, उसमें कोई ज्यादा खबरें आई नहीं। इसका मतलब बहुत चीजें सेटल हो गई होंगी। आज और कल मीटिंग वर्कशॉप है। वर्कशॉप का मतलब है आप टूर्नामेंट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें ब्रॉडकास्टर को बुलाया है। आज सुबह जो है वो तो फ्यूचर ऑफ क्रिकेट की बात की जाएगी, यानी कि शेड्यूल डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद आप इन लोगों का जो मीटिंग है वो आईसीसी टीवी के साथ जो प्रेजेंटेशन है फिर वो पेश की जाएगी। उसके बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की ब्रांड एंड मार्केटिंग की मीटिंग है। ये पूरे डे की मैं आपको लाइन बता रहा हूँ, जो टाइम लाइन है। उसके बाद जियो स्टार, स्काई स्पोर्ट्स और जितने भी है, 10 स्पोर्ट्स, जितने भी ब्रॉडकास्टर है, उनके साथ मीटिंग रखी जाएगी। इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें तय पा चुकी हैं और ऐलान बाकी है, लेकिन ऐलान क्या होगा ये हमें इल्म नहीं है इसका। लेकिन एक जरूर है कि ब्रॉडकास्टर ने अपनी शराइत रखनी है सामने कि सिर्फ इसकी नहीं है, ये चैंपियन ट्रॉफी तो हो जाएगी जैसे तैसे करके, लेकिन फ्यूचर की क्रिकेट के लिए ब्रॉडकास्टर को काफी तहफ्फुज़ात हैं, क्योंकि सारा पैसा जियो स्टार का है, जो जियो डिज्नी होता था पहले, स्टार डिज्नी होता था, उनका बहुत ज्यादा पैसा स्टेक पे है। अगर फाइनल पाकिस्तान खेलता है 2026 का T20 का, वो गुजरात से उठ के, अहमदाबाद से उठ के वो कोलंबो में आ जाता है, तो सोचें कितना बड़ा लॉस होगा। जो इसमें ब्रॉडकास्टर में एक मैच की या दो सिटीज की ब्रॉडकास्टिंग की जो किट्स होती हैं काफी एक्सपेंसिव होती हैं उसके अंदर। अगर तीसरा शहर या कंट्री भी यूज हो जाएगा तो उसमें आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस होता है। There's a lot of money at stake, indeed। और एक ही नहीं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है और इसी बात से जुड़ा हुआ है कि पाक भारत मैचेस हों, और और भारत चाहेगा नेचुरली कि अगले जो टूर्नामेंट्स उनके यहाँ स्केड्यूल्ड हैं, उनके यहाँ पाक भारत मैचेस अपने ही मुल्क में हों। सोहेल भाई, आपके पास कोई खबर है? राशिद भाई हमें कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें शायद सेटल हो गई हैं, मगर चीज़ें क्या सेटल हुई हैं अभी तक ये हमें समझ में नहीं आ रहा। डू यू हैव अ न्यूज़? अब्दुल्ला भाई, जो मेरे पास इतलात है वो यही है कि इंडिया इस वक्त और ख़ासतौर पर आईसीसी दोनों इस वक्त परेशान है। सेटल वाली चीज़ अभी अगर हुई होती तो सामने आ चुकी होती, लेकिन जो बैक हैंड पे जिस तरह राशिद भाई तज़किरा कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा जो कि पाकिस्तान के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त उस मानने वाली सिचुएशन पे पाकिस्तान होगा, क्योंकि चाहे आपको मौसम नकवी अच्छे लगे ना रखें, उनसे आपको लाख इख्तलाफात हों, लेकिन यूनी की बदौलत है कि आज जिस तरह माजिद भाई ने तस्करा किया, जिस तरह राशिद भाई ने तस्करा किया कि एक सख्त मौक़िफ़ के साथ यहाँ पर सूरत हाल पहुंची। अगर पाकिस्तान ने थोड़ी सी भी लचक दिखाई होती तो ये मामला बहुत पहले हल हो चुका होता। अब इंडिया के लिए इस मुआहदे को, इस फार्मूले को मानना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा, जो कि इतलात भी आ रही हैं, जो हमारी वहाँ पर बात भी हुई, वो यही चाह रहे हैं कि अब वो किस तरह लिख के देंगे। पहले तो इतलात ये आई कि ये 3 साल का मुआहदा है, लेकिन जो इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो इंडिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो ये कह रहा है कि अगले 31 तक के जितने भी सर्कल के 4 टूर्नामेंट्स हैं उनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बात की है, जिसकी तस्दीक अभी नहीं हुई है। लेकिन इंडिया अगर 3 साल के मुआहदे भी जाता है तो इंडिया किस तरह लिख के देगा कि वो अपनी सूरत हाल को कहेगा कि जी हमारे मुल्क में
लॉ की जो सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल वो अच्छी नहीं है, इसलिए पाकिस्तान नहीं आना चाहता। वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 1 साल पहले यहाँ का दौरा किया था और उसके लिए बड़े अच्छे हालात है, तमाम शहरों में पाकिस्तान ने मैचेस खेले थे, तो पाकिस्तान किस वजह से यहाँ पर नहीं आया? तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि सिर्फ आप नहीं आ रहे, बाकी तमाम मुल्क यहाँ पे आ रहे हैं। चंद महीनों, 1 साल भी नहीं, चंद महीनों पहले की बात है, दुनिया की एक क्लास टीमें यहाँ आती हैं। यही मौक़िफ़ पाकिस्तान का है कि अगर हमारे यहाँ, अगर आपके मुल्क में कोई सूरत हाल ख़राब नहीं है तो फिर हमारे मुल्क में भी कोई सूरत हाल ख़राब नहीं है। इसके साथ जिस तरह तस्करा भी किया कि अहमदाबाद में होने वाला अगर फाइनल में पाकिस्तान पहुँचता है, वहाँ 1 लाख कैपेसिटी का क्राउड होगा, और उसके अलावा अगर आप दुबई या कोलंबो लेके जाते हैं तो वहाँ पर 25 से 30 हज़ार तमाशाई होते हैं। गेट मनी का मसला आएगा, इंडिया क्रिकेट बोर्ड के लिए खुद के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि कहाँ अगर वो पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है और वो बाहर आके खेलता है और 25,000 की कैपेसिटी वाले क्राउड में खेलता है, बजाय इसके कि वो कोलकाता गार्डन के जो ईडन गार्डन का स्टेडियम है वहां पर 80,000 लोग देख सकते हैं, या अहमदाबाद में 1 लाख लोग जी देख सकते हैं। सुहेल इमरान, बात ये है कि ये सब कुछ सेटल हो सकता है कि अगर इंडिया चुप कर जाए और मान जाए पाकिस्तान आने के लिए, उनकी वो गेट मनी, उनके रेवेन्यूज, अगले 3 साल क्या आना है, सब कुछ सेटल हो जाएगा। मतलब ये उनकी लेकिन इंडिया क्यों, इंडिया अखलाकियात का मुजाहरा कर ही नहीं ना रहा है। अखलाकियात का मुजाहरा करना होता तो वो इनकार ही उनका नहीं। नुकसान बहुत बड़ा है। या फिर मुझे लग रहा है कि वो अब इस तसब्जुब का शिकार हैं कि हम किस मामले में फंस गए हैं। कहे तो हमने दिया और हमने फैसला भी कर लिया, लेकिन उसके बाद जो रिपरकशन सामने आ रहे हैं वो शायद बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं उनके लिए भी। राशिद भाई, मतलब आपको लगता है कि अब ऐसी सिचुएशन में है भारत के, बस आ तो गए, फैसला तो कर लिया, मतलब ना खाया जा रहा, ना पचाया जा रहा है, शोशा छोड़ दिया गया है, अब उसको पूरा करना है। जहां तक अभी जैसे सोहेल भाई ने बात की है, अगर तो यहाँ पे हम डट जाते हैं बहुत ज्यादा, या वो भी डट जाते हैं, तो ये पोस्टपोनमेंट की तरफ जा सकता है। लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं से बात जरूर हल हो जाएगी और ये टूर्नामेंट कराया जाएगा। शायद पाकिस्तान का मौक़िफ़ को माना जाएगा, और जहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग की बात है उस पर जरूर पाकिस्तान को बात करनी चाहिए। और पाकिस्तान इसके ऊपर भी बात कर रहा है कि हमारा जो रेवेन्यू है, अगर हम देखते हैं, अगर आप अपनी टाइमलाइन देखें, मैं टाइमलाइन की बात हमेशा जरूर करता हूँ, 2007 के बाद 2025 तक तकरीबन 18 सालों के दौरान 16 ICC के इवेंट में, सिर्फ मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। 2007 में आपने देखा हुआ साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप हुआ, 2009-10 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, 11 में भारत में वर्ल्ड कप हुआ वनडे, फिर 12 में बांग्लादेश में, या 12 में हुआ है बांग्लादेश में वर्ल्ड कप हुआ है, 13 में इंग्लैंड में चैंपियन ट्रॉफी हुई है या वर्ल्ड कप हुआ है, 14 में भी हुआ है, 15 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ है, 16 में भारत में वर्ल्ड कप हुआ है, 17 में चैंपियन ट्रॉफी इंग्लैंड में हुई है, 18 का गैप आता है, 19 में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत मेजॉरिटी बिग 3 वाले जो लोग हैं वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। एक दफा आपको नजर आया होगा USA और साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज, ये शुरू में नजर आ गए, लेकिन बाद में पावरफुल कंट्रीज ने होल्ड कर लिया है। उसके बाद देखें 2021 में वर्ल्ड कप होता है UAE में, 22 में होता है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में होता है, 23 में इंडिया में होता है, 24 में USA एंड वेस्ट इंडीज में होता है, 25 में पहली दफा पाकिस्तान की बारी आ रही है। देखें, अगर हम टाइमलाइन और इसके आगे भी कोई खास बारियां हैं नहीं हमारी, बाकी बारियां सारी ज्यादातर भारत की और हैं। अभी फूट डाल दी जाएगी तो आगे बारी आनी भी नहीं है, फिर तो आगे भी बारी नहीं आनी। तो अभी पकड़ लें, गर्दन जो पकड़ी हुई है नकवी साहब ने, बिल्कुल ना छोड़ें। और जब तक ICC और तमाम ममालिक मान नहीं जाए, ये देखें ये पाकिस्तान की वजह से मरू में मिन्नत ही ये सारे टूर्नामेंट हुए 16, इसमें बड़ा स्टेक है पाकिस्तान का। वरना उससे पहले क्यों नहीं करा ले, जब तक ब्रॉडकास्टर नहीं था तगड़ा, आप करा लेते 2096। भट्टी साहब, द फैक्ट दैट अब ICC के को भी हेड कर रहे हैं जय शाह, एंड ऑब्वियसली एक इंडियन है जो अभी BCCI को कर रहे थे, ये मुश्किल और ज्यादा क्रिएट कर रही है इस सिचुएशन में। देखिए, क्योंकि हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो न्यूट्रल होंगे? देखिए, न्यूट्रल तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो उनकी नफ्स पे हाथ रखा है ICC की, तो ICC के पास अब कोई जवाब है नहीं। बल्कि इस ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 2025 में ही खवातीन का भी T20 वर्ल्ड कप जो है उसकी मेजबानी भारत ने करनी है, एशिया कप की मेजबानी 2025 में भारत ने करनी है। तो भारत को तो अब अपने लाले पड़े हुए हैं।
लिहाजा मुझे लग रहा है कि या तो ये टूर्नामेंट मुलतवी करवाने के लिए जाएंगे, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह लीगल ऑप्शंस देखे हुए, फिर ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस चला जाएगा। वैसे हम लीगल ऑप्शंस का अक्सर जिक्र करते हैं, व्हाट आर द लीगल ऑप्शंस व्हिच वी हैव? देखिए, हमारे पास तो अब्दुल्ला लीगल ऑप्शन सबसे पहले ये है कि भारत जवाब पेश करे कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। जब पाकिस्तान की हुकूमत भारतीय क्रिकेट टीम को और दुनिया की बाकी स्टेट लेवल सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है, स्टेट लेवल सिक्योरिटी दे रही है। भारत के वजीर खारजा 2 दिन इस्लामाबाद में रह के चले गए, लेकिन भारत अपनी हटदर्मी पे कायम है। वो अपनी जो सियासत है बीजेपी की, उसको क्रिकेट में इन्वॉल्व करके वहां पर एक बयानिया बना रहा है। और ये जितना भी भारतीय मीडिया इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड उनको खबरें फीड कर रहा है और उन्हीं का माउथ पीस बना हुआ है उनका जो मीडिया है। और अफसोस की बात है कि कुछ हमारे यहाँ भी मीडिया आउटलेट्स हैं जो उनके साथियों को अपने चैनल्स पे बुलाकर भारत के बयानी जी शोशा सबसे पहले छोड़ा भी मीडिया की तरफ से ही गया था, मतलब ये बात शुरू भी वहां से ही हुई थी, क्योंकि फॉर्मल तो कभी बात हुई नहीं। वैसे बहुत से लोगों को ये गिला होता है भाई आईसीसी क्यों नहीं अपना किरदार अदा कर रहा, लेकिन आई थिंक पीपल यू शुड आल्सो हेल्प पीपल अंडरस्टैंड कि आईसीसी फीफा नहीं है, आईसीसी के मामला बिल्कुल और हैं। जी अब्दुल्ला, बिल्कुल आईसीसी पहले भी आप इस चीज़ को मानेंगे कि वो एक पैसा कमाने वाली एक मशीन बना हुआ था कि पैसा कमाया और बाकी बोर्ड में बांट दिया और एक पोस्ट ऑफिस का वो काम करता रहा। इतनी इन्फ्लुएंशियल वो बॉडी उस तरह की तो है नहीं है जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है या फीफा आप कह लें। ये एक 12, 14, 15 ममालिक ऐसे हैं जिनके ऊपर वो राज करती है और उसके बाद एसोसिएट ममालिक आ जाते हैं। लेकिन अब जो जय शाह जब से बने हैं चेयरमैन उसके, तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अब तक बीसीसीआई के सेक्रेटरी का, बेशक वो इंटरिम सेक्रेटरी हों, उनका नाम सामने नहीं आया। मैं आज सुबह भी अखबार देख रहा था इंडिया के, वहाँ पर भी अभी तक मुझे तो कोई इतला नहीं मिली कि उनका कुछ सेक्रेटरी आया हो। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन आईसीसी से बात करता है और वो सुनते होंगे और उसके बाद वो रूप धार लेते होंगे बीसीसीआई के सेक्रेटरी का जय शाह, और फिर वो उस एंगल से सोच रहे होंगे। तो ये अब जय शाह जो चेयरमैन बने हैं उनके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने आप को एक न्यूट्रल होने के नाते साबित करें कि वो न्यूट्रल थे और उनके साथ भी वही हैं, वो खुद ही शायद अपने आप से सवाल करते हो। चले अभी इस पे तो हमने जी राशिद भाई के पास जाने। राशिद, मैच की तो हमने बात की नहीं है, मैच की हमने बात, मतलब कल का मैच जो हुआ है उसकी हमने बात नहीं की जी। कल मैच ही नहीं हुआ। हाँ, मैच तो हुआ नहीं, बस तो मैच करना भी एक टाइम होती है ना, नहीं और ऐसा ना पड़े और हम जीत जाएं तो फिर ठीक है। अच्छा, हम इससे पहले भी हुमा और सब बात कर रहे थे कि जो हमें स्पिनर की तलाश थी, मिलते थे तो हम कहते थे इनकी काफी एज है। अब ये जो सुफियान मकीन की सूरत में हमें एक स्पिनर मिल गया है ऐसा जो यंग भी है, जो किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ हमारे लिए एक अहम हथियार साबित हो सकते हैं। ये तीनों बॉलर बहुत अच्छे हैं, रिस्ट स्पिनर हो या मिस्ट्री हम कह लें, जो कि रीड नहीं होते, वो वाइट बॉल में शॉर्टर फॉर्मेट में स्पेशली बहुत ही जबरदस्त हैं। सुफियान मुकीम जिस तरह से आए हैं इंजरी के बाद, काफी टाइम इनको रिहैब में जाना पड़ा था, उसके बाद से इनको देखें इमर्जिंग कप देखें और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे तक, तो ये नजर आ रहे हैं कि बहुत ही उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं और उनको रीड नहीं हो रही। ठीक है, जिम्बाब्वे है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर देखते हैं उनकी बॉलिंग वहां पे भी अच्छी थी। फैसल अकरम है उनकी, वो भी वनडे में क्रिकेट में नजर आए हैं बहुत अच्छी बॉल करते हुए। अबरार को पावर प्ले में ट्राई कर रहे हैं, वनडे हो या T20 है, थोड़ी टैक्टिक्स चेंज किए हैं आकिब जावेद ने। अबरार को पावर प्ले में लेके आना वनडे में और T20 में, ये नई चीज है पाकिस्तान के लिए, बहुत कम किया। हफीज करते आए, एक जमाने में सरफराज की क़यादत में करते हुए आए। अब्बास आफरीदी एक ऐसे है जो कि हमारे 4 सुपरस्टार फास्ट बॉलर से बरतरी हासिल करने के लिए तैयार लगते हैं। हारिस रऊफ टॉप पे हैं, लेकिन उसके बाद नसीम शाह है, शाहीन है, हसनैन है, और 5वां बॉलर जो अब्बास आफरीदी है, ये इनमें T20 में सबकत लेते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो अब क्या, अब ये फैसला फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि हारिस रऊफ को रेस्ट दिया जाए? भट्टी साहब, मैनेजमेंट प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है ना। हारिस चाह रहे होंगे कि वो खेलें, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस T20 के मिल जाएं उनको, फिर नहीं वो तो खुद तो चाह रहे होंगे, लेकिन मतलब फैसले तो और कहीं और से होते हैं। उनको रेस्ट कराया जाए। उनकी जो बॉलिंग है, जो जिस तरह से बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर वो बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया में की है,
वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही उम्दा बॉलिंग कर सकते हैं, स्पेशली साउथ अफ्रीका 2 टेस्ट मैचेस में। उसमें राजी करना वो मेन काम है। रेस्ट कराना तो इजी है, लेकिन यहाँ पे उनको राजी करना कि आप टेस्ट मैच खेलें, आपकी बहुत जरूरत है। All right, got it. बहुत बहुत शुक्रिया. That is all the time we have. राशिद लतीफ साहब, भट्टी साहब, सोहेल इमरान। अभी हमारे पास खबर एक और भी है, और खबर ये भी अच्छी ही थी, बता देते हैं ना। अच्छा जी, आप जानते हैं कि हमें जब भी मौका मिलता है हम ज़हनी सेहत का इशू ज़रूर उठाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, और अब भी हम इस पे बात करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है ना, इफ़ यू वर वाचिंग टीवी यस्टरडे, तो आपको पता चल गया होगा कि कराची में मेन शाहराह पे एक बहुत ही कोई बिग फायर, बहुत ज़्यादा एक आग लग गई एक बिल्डिंग में, और आग लगती रही, घंटों देखते रहे। ये लें जी, कुछ विजुअल्स भी आपके सामने हैं कि इन द एंड वो और ज़्यादा फ्लोर्स पे फैल गई। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मसरूफ तरीन शाहराह होने और पानी की कमी की वजह से फायर ब्रिगेड के अमले को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा। फिर साथ ही और इमारत में 100 अफराद मौजूद थे, लेकिन यहाँ ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि ये ऑपरेशन इस तरह से कंडक्ट किया गया। ये बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग है, हो ही नहीं सकता कि आपने मिस की हो, बिकॉज ऑफ इट्स डिजाइन एंड एवरीथिंग। एब्सोल्युटली वन ऑफ द ओल्डेस्ट, आप कह सकते हैं कि ओल्ड सिटी टाइप जो बिल्डिंग्स होती हैं वो। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला सिंध ने रिम्पा प्लाजा में आग लगने की रिपोर्ट भी तलब कर ली, और साथ ही साथ SBC और तमाम मुताल्लिका इदारों को हिदायत की हैं कि इमारतों में आग से बचाव के इंतजामात का दोबारा मुआयना करें। सिटी प्लानर्स, इंजीनियर्स और बिल्डिंग प्लानर्स के माहिरीन का कहना है कि कराची के 90% रिहायशी प्रोजेक्ट्स या तजारती और सनती प्रोजेक्ट्स आग बुझाने के निज़ाम से महरूम हैं। MA जिन्ना रोड बंद होने से सदर गिरदोनवा में घंटों ट्रैफिक जाम भी रहा है, और ये इतनी घंटों ये आग रही कि वो फैलती चली गई। यू कुड टेल कि वो स्टार्ट तो एक ही फ्लोर से हुई थी, उसके बाद उसने ज़्यादा फ्लोर्स को अपनी लपेट में ले लिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं काशिफ मुश्ताक। काशिफ, कितना देर लगी इसको आग को बुझाने में, कितने फायर ब्रिगेड्स इसमें यूज़ हुए, ये हम समझना चाहते हैं, क्योंकि हम काफ़ी सालों से ये आग लगने की न्यूज़ जो होती है हम उस पर बात भी करते हैं, और फिर थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी आती है, बिकॉज हमेशा यही लगता है कि वी आर नॉट वेल इक्विप्ड फॉर दिस काइंड ऑफ एन इमरजेंसी। ये ऑपरेशन कैसे कंडक्ट किया गया? 100 लोग थे जिनको निकाला भी गया। अब्दुल्ला नुमा, बिल्कुल ऐसा ही है। 11:10 पर फायर फाइटर को जो है वो इतला मिली इस हवाले से। सबसे पहले KMC के फायर टेंडर पहुंचे, और उसके बाद रेस्क्यू 1112 की भी फायर टेंडर यहां पहुंचाई गई, और 10 से 15 मिनट के अंदर जो है वह तमाम तर फायर फाइटर की जो गाड़ियां हैं वो यहां पहुंची, और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। यहाँ सिचुएशन ये थी कि इस पूरे एरिया के अंदर धुआं काफ़ी ज़्यादा था, ना सिर्फ इमारत के अंदर बल्कि बाहर भी। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि पूरा ये एरिया ब्लैकआउट था। MA जिन्ना रोड है और मसरूफ़ तरीन ये शाहरा है। सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्ट्रेटजी रखी गई कि इस शाहरा के दोनों जो ट्रैक हैं उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए, ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको फौरी तौर पर शुरू किया जाए। जब फायर फाइटर यहाँ पहुँचे, स्नॉर्कल्स को पहुँचाया गया, और उसके बाद इमारत के अंदर दाखिल होना चाहा, लेकिन धुएँ की वजह से नहीं दाखिल हो पा रहे थे ये लोग। और उसके बाद हमने देखा कि इमारत के अंदर जो 100 से ज़ायद लोग मौजूद थे उन्हें सबसे पहले रेस्क्यू किया गया, फिर धुएँ की शिद्दत को कम किया गया, और फिर इस इमारत के अंदर जब फायर फाइटर के लोग दाखिल हुए तो दाखिल होने के बाद पानी के छिड़काव के साथ साथ फोम का छिड़काव भी किया गया। मैं चाहूँगा कि आपको सबसे पहले दिखाएं कि इस इमारत के अंदर ये दाखिल कैसे हुए। मेरे कैमरा मैन अदनान हैदर अगर आपको दिखाएं तो इमारत के जो शीशे हैं वो टूटे हुए नजर आ रहे होंगे आपको। इन शीशों को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद फायर फाइटर यहाँ से दाखिल हुए। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि इस इमारत के अंदर कोई फायर सेफ्टी का सामान या आलात मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से जब इस तरह की आग लगती है तो फौरी तौर पर उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है, और ना ही इस इमारत के अंदर कोई एग्जैक्ट रास्ता था ऐसा कि जहाँ से बाहर निकला जाए। तो ये तमाम तर सिचुएशन यहाँ थी, लेकिन 10 से ज़ायद फायर टेंडर और 2 स्नॉर्कल्स की मदद से ना सिर्फ इस इमारत की अगले जानिब से बल्कि जो पिछला हिस्सा है वहाँ से भी जो है वो पानी का छिड़काव किया गया, और फौरी तौर पर कोशिश ये की गई कि पहले धुएं को कम किया जाए और फिर उसके बाद आग की शिद्दत को कम किया जाए। नहीं तो धुआं कैसे कम होता है? बाय द वे पानी ही डाला जाता है। दूसरा ये, जब एंट्री उन्होंने ये शीशे तोड़ के खिड़कियों से की तो इवैक्यूएशन कैसे की? वो जो 100 लोग थे उनको कैसे निकाला?
देखें, जो मैंने इमारत आपको दिखाई, इसकी पहले 3 फ्लोर पर जो है वो बेसमेंट और जो पार्किंग एरिया है वो मौजूद है। तो जो लोग इस इमारत के अंदर मौजूद थे, 9 फ्लोर की ये इमारत है और 2nd फ्लोर पर ये आग लगी थी। तो 2nd फ्लोर से लोग पहले जो है वो बेसमेंट में आए, बेसमेंट से जो है वो इनको निकाल लिया गया शीशे तोड़कर, और उसके बाद जो फायर फाइटर का अमला है वो अंदर दाखिल हुआ। तो इमारत के अंदर कोई ऐसा एग्जैक्ट रास्ता नहीं था कि जहाँ से ये लोगों को फौरी तौर पर निकाला जाए। तो फायर फाइटर जो हैं वो उनकी जानिब से ये स्ट्रेटजी रखी गई। फिर रेस्क्यू 1112 के जो एहलकार हैं उनकी जानिब से जो है वो जदीद आलात की मदद से इस इमारत के अंदर दाखिल हुआ गया, और साथ साथ जो है वो नेवी की फायर फाइटर जो है वो भी यहाँ पहुँचे, उनकी जानिब से भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तो 3 से 4 घंटे इसको मुकम्मल तौर पर लगे, आग पे काबू पा लिया गया। लेकिन आपको बताएं कि अगर ये मजीद आगे आग बढ़ती तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि इसके साथ कनेक्टेड 2 से 3 इमारतें हैं। तो वो तीनों इमारतों ये बड़ा खौफनाक हौलनाक हो सकता था अगर इसको बर वक्त नहीं टैकल किया जाता। अब ये जो अहकामात हैं ये हर इंसिडेंट के बाद आते हैं कि जी बाकी इमारतों में चेक करें। अगर रिम्पा प्लाजा जैसी इमारतों में कोई निज़ाम नहीं है मौजूद, वो छिड़काव की वो जो सिलेंडर्स होते हैं ऑल दैट, फायर एक्सटिंग्विशर टाइप चीजें कुछ भी नहीं है, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें? कहीं भी नहीं होंगे यहाँ पे जो ओल्ड सिटी एरिया के। काशिफ, आप बताएं कि इस यहाँ जो फायर ब्रिगेड्स पहुंची, जो स्नॉर्कल्स की आप बात करें, ये सब इनफ था इस किस्म की, इस नौयत की आग के लिए? देखिए, जो स्ट्रेटजी है उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। जब आग की इतला मिलती है तो इब्तदाई तौर पर 1 से 2 गाड़ियाँ रवाना की जाती है। यहाँ भी इसी तरह किया गया कि पहले नौयत को चेक करने के लिए 2 गाड़ियाँ, चूँकि बिल्कुल करीब ही जो है वो यहाँ फायर स्टेशन मौजूद है, तो इब्तदाई तौर पर ये चाहिए था कि एक बड़ी इमारत है ये, तो यहाँ ज़्यादा जो है वो गाड़ियाँ भेजनी चाहिए थी। पहले 2 फायर फाइटर की गाड़ियाँ आई, फिर देखा गया कि आग तो इमारत की बलाई मंजिल पर लगी हुई है, तो स्नॉर्कल को तलब किया गया। एक तो इस स्ट्रेटजी को देखना चाहिए। दूसरा, यहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायत ये भी आई कि फायर फाइटर की गाड़ियां तो पहुंच गई लेकिन उसके अंदर जो है वो पानी मौजूद नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा मुश्किलात का सामना वैसे ये तो कैसे हो सकता है? वो तो तैयार नहीं बैठे होते, मतलब दे आर रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। अगर पानी नहीं है तो खाली गाड़ी को लेके कोई क्यों पहुंचेगा मौके पे? देखिए, अमूमन ये गाड़ियां जो होती हैं इनके साथ वाटर टैंकर अलग से तलब किए जाते हैं। जो करीबी हाइड्रेंट होता है वहाँ से भी जो है वाटर टैंकर तलब कर लिए जाते हैं, तो उनके साथ इनको कनेक्ट किया जाता है इन गाड़ियों को, और वहाँ से पानी का छिड़काव किया जाता है। जो यहाँ इंतज़ामिया थी इस बिल्डिंग की, उनसे हमने बात की, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर ये फोम का छिड़काव करें तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी आग पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन फायर फाइटर जो हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि हम फोम का छिड़काव जो है वो पहले धुआँ कम हो जाए उसके बाद जो है फोम का छिड़काव किया जाएगा। हमने ये भी देखा कि जब स्नॉर्कल की मदद से जैसे ही पानी का या फोम का छिड़काव करते थे तो आग के शोले जो हैं वो कम हो जाते थे, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के लिए पानी की कमी होती थी दोबारा से जो है वो शोले भड़क उठते थे। तो ये तमाम तरह सिचुएशन यहाँ रही, लेकिन फायर फाइटर ने फिर भी बहुत अच्छी यहाँ कार्रवाई की। चूँकि चलिए कार्रवाई एटलीस्ट कामयाब थी और 100 लोग भी निकाल लिए, आग को कंटेन भी कर लिया, खुशकिस्मती से कारकर्दगी भी कह लें। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो अहकामात हर इंसिडेंट के बाद जारी होते हैं कि भाई आप देखें तमाम इदारे जो कि ज़िम्मेदार हैं कि आग बुझाने का निज़ाम है मुख्तलिफ इमारतों में मौजूद या नहीं। सारी क्रिटिसिज्म असाइड, और जो कि हम करते ही रहते हैं और हमें शायद दोहराने की ज़रूरत नहीं है और हमने दोहरा दिया है वैसे तो, लेकिन फायर फाइटर्स मैं कहती हूँ कि हैट्स ऑफ टू देम कि ऐसी आग लगी हो, धुएं निकल रहे हैं और आप उसके अंदर जा रहे हैं, जहां लोग भाग रहे हैं आप वहां कंट्रोल करने के लिए अंदर जा रहे हैं। इट्स एन अनबिलीवेबल टास्क, और जो करते हैं हमारे भी कर रहे हैं, मतलब इट्स सो हैट्स ऑफ टू देम। अच्छा जी, शुक्र है कि ये तो चले जो भी है कंट्रोल हो गया, एटलीस्ट कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जरा हम तफसील से आपको बताना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है और इस मेगा इवेंट के फाइनल में ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर पहली बार आलमी टाइटल अपने नाम किया। इट वॉज क्वाइट एन अमेजिंग मैच। 140 रन का हदफ निसार अली और मोहम्मद सफ्तर ने 11वें ओवर में पूरा भी कर लिया था। जबरदस्त निसार मोहम्मद अली। T20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम की शिरकत के लिए आपको पता ही है पाकिस्तान नहीं आई थी। इवेंट में भारत की मुखालिफ टीमों को वॉक ओवर दिया गया और वर्ल्ड टाइटल जीतने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की सब ने ब्लाइंड क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है। बेसिकली कौम ने मुबारकबाद दी है और हम यहाँ चूँकि मौका हमें अब मिला है मुबारकबाद देंगे, शाबाश देंगे और कहेंगे जियो तो ऐसे। अमेजिंग। आपको पता है कि अब अगर आपको नहीं पता
तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये किस तरह होता होगा, मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट है, इतनी टीमों को आप हरा के यू हैव वन द टाइटल, एंड देन देयर इज क्रिकेट एंड देन देयर इज ब्लाइंड क्रिकेट, मतलब एंड वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ इट, क्वाइट अनबिलीवेबल। जस्ट सुने उसूल है रोकना फजूल है, मुश्किलों को ये बता दो आज ही, कांटों भरी रह गुजर न छूटे मगर जियो तो ऐसे, चाहे अंधेरे हो रुके न कभी सफर, जियो तो ऐसे, आए जो गम तो मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना साथ साथ चले, जियो तो ऐसे। अच्छा जी, ये तो हमने एंजॉय कर लिया। अच्छा, अब सुने मुकाबले की जरा, बात। ये भी बड़ा, ये होने कैसे दिया जा रहा है ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जूनियर हॉकी एशिया कप का फाइनल आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है ओमान में खेला जाएगा। इंडिया क्या भूल गया था इस चीज को कि इसको तो हमने बैन ही नहीं किया, हम कैसे पहुंच गए? मंगल को खेलेगा सेमीफाइनल में, नहीं यहाँ आने पे एतराज है, बाहर कहीं खेल लेंगे। ओमान में है ना ये। पाकिस्तान ने जापान को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारत ने अपना सेमीफाइनल मलेशिया के खिलाफ 1 के मुकाबले में 3 गोल से जीता। सो यहाँ मुझे प्रेशर का दबाव जरूर महसूस हो रहा है। फीलिंग्स हो रही हैं आपको? जूनियर हॉकी एशिया कप का फाइनल है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। हाँ, लेकिन अब इससे जरा सहारा ले लेना कि हम भी तो काफियों को हरा हरू के इधर पहुंचे हैं, तो वी आर गुड, वी आर इन अ गुड पोजीशन एंड मे द बेस्ट टीम विन एंड दैट टीम बेटर बी पाकिस्तान टीम। बस साथ मैं अपना ओनली पाकिस्तान डिस्क्लेमर डाल दूं बस बेस्ट और नॉट बेस्ट लग रहे हम ही जीते। अच्छा, जल्दी से स्मॉग सिचुएशन आपको क्या बता देते हैं। चले तो आज आपको बता दें कि हम पहले और दूसरे दोनों नंबर पे कोई पाकिस्तान का शहर नहीं है, तीसरे नंबर पे अलबत्ता कराची है और चौथे पे लाहौर है। तो और सर्वे भी एक आया है और स्मोक के खात्मे के लिए पाकिस्तानीों की अक्सरियत अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। 89% हुकूमती अहकामात पर गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए राजी हैं लोग। 48% पैदल चलने, जबकि 31% अपनी गाड़ी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार पूल करने के भी हामी हैं। एस्पोस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी किया है। इट सीम्स के लोगों को जरा अब एहसास हो रहा है और वो चाहते हैं कि वो अपनी कंट्रीब्यूशन करें, अपना हिस्सा डालें इस फिनोमेना के खात्मे और इस धुएं के खात्मे के लिए। दें कि 29% जो है उन्होंने कहा कि जी हम साइकिल का इस्तेमाल भी करने को तैयार हैं, 12% ने पुरानी गाड़ी को नई से तब्दील करने और 10% ने इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ी लेने, 7% ने अपनी गाड़ी और बाइक के पुराने इंजन को इलेक्ट्रिक से बदलने, जबकि 6% ने स्मॉग के खात्मे के लिए सोलर समेत दीगर रिन्यूएबल एनर्जी के ऑप्शंस इस्तेमाल करने का इरादा जाहिर किया है। सोच तो बदल रही है। If we could afford it, we would all buy EVs. Absolutely. अच्छा, we are going to talk about the internet that used to be, और अब तो पता नहीं, बिल्कुल ही 50% of that रह गया है और इंटरनेट से जान निकाल ली गई है बेसिकली, और एक्स का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी शख्सियात तक महदूद रह गया है। सोशल मीडिया एप्स भी अब किस्मत से चल गई तो चल गई, मतलब एक दूसरे से पूछते ही रहते हैं तुम्हारा चल रहा है, क्योंकि पता नहीं होता कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। as simple as WhatsApp। हाँ, व्हाट्सएप जैसी एसेंशियल चीज़ भी है, वो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है कि लोग उसको यूज़ करें। मैसेजेस तो आप भेज सकते हैं, लेकिन VNs, वॉइस नोट्स, मीडिया डाउनलोड करना, अपलोड करना, इसके बावजूद हुकूमत अब भी मुतमईन नहीं है। सोशल मीडिया को बज़ाहिर पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए पीका एक्ट में तरमीम के जरिए हुकूमत मजीद सख्त कवानीन ला रही है। फेक न्यूज़ देने पर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। फेक न्यूज़ रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा, मजहबी या गिरोही नफरत अंगेजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर किसी को एतराज़ नहीं होगा। मुल्क की सलामती इत्तेहाद हर पाकिस्तानी को अजीज़ है, मगर खदशा ये है कि ऐसे कवानीन की आड़ में कहीं शहरियों को आइन में दी गई बुनियादी आज़ादियाँ जो हैं वो सल्ब ना की जाएँ। फेक न्यूज़ हमारा एक मसला है, मतलब हर वाक़या जो होता है हमें ये एहसास दिलाता है कि किस तरह ढिठाई के साथ हमारे सामने बैठे हुए लोग, जो कि एट टाइम्स जिनको एक मेजर मीडिया प्लेटफॉर्म भी मैसर है, वो AI जनरेटेड वीडियोस तस्वीरें लगाते हैं। फेक न्यूज़ का एक बाजार गर्म है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे यहाँ इन कवानीन का गलत इस्तेमाल भी एक रिवायत रही है और इतनी बार ये तो अब स्टीम जो है हम बनती हुई देख रहे हैं, इनको कर्व और कंट्रोल करने के लिए पिछले कुछ सालों से फेक न्यूज़ के कुछ लीडरान हैं एक्चुअली, जो कि तवातर के साथ फेक न्यूज़ दे रहे थे, पकड़े भी जाते हैं, मगर हीरो बन के बाहर आते हैं। फिर वो हीरो बन के बाहर आते हैं। तो लिहाजा ये भी एक अजीब बात लगती है ना कि जब आपके पास एक टाइम था when you could have set an example
You did not do that. और अब आप चाहते हैं कि पूरा मुल्क जो है that should pay for it. You know, ये एक अब डिजिटल लिटरेसी पे भी काम हो रहा है। लोगों को ये बताने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है कि वो किस तरह आज के दौर में आइडेंटिफाई करें, डिफरेंशिएट करें कि खबर सच हो सकती है, ये तस्वीर सच हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि आम आदमी को नहीं मालूम होता। मतलब दे आर पीपल हु हैव शेयर्ड इस्लामाबाद की ऐसी AI जनरेटेड तस्वीरें कि कोई भी देख के दहल जाए, लेकिन नहीं बस। और जब आपका दिल हिल जाए ना कि कोई फोटो देख के, तो आप ऑलरेडी उसको क्वेश्चन करें। मतलब ये अब हमारा एक बन जाना चाहिए। निगत दाद हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया निगत साहिबा। हम अब ये बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि हमारी शख्सी आज़ादियाँ, हमारी आईनी आज़ादियाँ, हमारी इजहार राय की आज़ादी सल्ब ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, इसका एक बाजार गर्म है। बिल्कुल अब्दुल्ला, बाजार तो फेक न्यूज़ का बहुत गर्म है, और फेक न्यूज़ नहीं, मैं तो कहूँगी डिस इन्फॉर्मेशन है ना, जो जानते बूझते हुए गलत नीयत के साथ खबर आप फैलाएं, और आपका मकसद ही लोगों के जहनों को ख़राब करना हो, और उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे के किसी नैरेटिव पे लगाना हो, और उनको ये यकीन दहानी करानी हो कि जो हम आपको न्यूज़ दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और उस पर फिर लोगों के जज्बात को उभारना, और फिर उसके नतीजे में जो चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से प्रोटेस्ट के दौरान और जज्बात जो है लोग किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो तो गरम है, बड़े अरसे से ये बाजार गरम है फेक न्यूज़ का। लेकिन अब्दुल्ला मसला पता क्या है? मसला ये है कि जब तक हम बार बार इस पे बात करते हैं कि जब तक आप इसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं करेंगे, अगर आप ऊपर से चीज़ों को इधर से इसको गिरफ्तार कर लिया, उधर से उसको गिरफ्तार कर लिया, तो ऑफकोर्स वो हीरो बन के ही बाहर आएंगे, क्योंकि आपने प्रॉपर कोई चीज़ सेट ही नहीं की हुई है। और हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कानून ऑलरेडी बहुत टाइट है, बल्कि उस कानून को प्रॉपर तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत है, जजेस को बताने की ज़रूरत है उसकी ज्यूरिस्प्रूडेंस कैसे डेवलप करें। लेकिन अभी जो दोबारा से अब कानून में अमेंडमेंट करेंगे, उसको मजीद टाइटन करेंगे, उस पर मुझे सिर्फ खदशा ये इस बात का है कि जितनी भी आप मुख्तलिफ अवामिल कर रहे हैं, VPN की ब्लॉकिंग, इंटरनेट का स्लो डाउन कर देना, अब इस कानून को मजीद सख्त कर देना, इस तमाम प्रोसेस में आपको कहीं पे भी इनकी एहतसाब का अमल कर नजर नहीं आता। देखिए, इसमें बहुत से और लोग भी पिसेंगे, और हमने पहले भी पीका में कहा है कि और लोग पिसने आए हैं जो एक्चुअल अपना काम करते हैं, या सहाफत का करते हैं, या वो एक्टिविस्ट हैं, ये सही बात पे अपनी आवाज उठाते हैं। मयसर होगा कि अगर किसी की बात नहीं पसंद आ रही तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। दूसरी चीज ये VPN वाली पे बात हम कर लेते हैं। पहले तो हजार चीजें हो रही थी, किसी का फायरवॉल, किसी की मैनेजमेंट सिस्टम्स अपग्रेड हो रहे हैं, पूरा साल उस सारी चीज में निकल गया। अब कह रहे हैं जी VPN रजिस्टर कराएं। अब लोग जब कराने पहुंचते हैं, जो कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं चलो हम करा ही देते हैं, एटलीस्ट काम यूज तो हो, इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। मतलब VPN भी कॉर्पोरेशंस को करते हैं प्रेफर देन इंडिविजुअल्स। आपको एक IP एड्रेस वगैरह देना होता है, उसके बाद फिर आप ट्रैक हो सकते हैं। व्हाई वुड वी वांट द गवर्नमेंट और एनीबडी टू बी एबल टू ट्रैक अस? और फिर आपको पता है डेटा लीकेज कितना होता है हमारे मुल्क में, वो सिस्टम्स भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल जो इंडिविजुअल्स के हवाले से तो है, वो तो VPN के रजिस्ट्रेशन मैंने तो आज तक किसी मुल्क में नहीं सुना कि इंडिविजुअल्स को आप करिए, आप VPN की रजिस्ट्रेशन कराएं रेगुलेटरी बॉडी को। मतलब ये हमेशा एंटिटीज कराती हैं, IT सेंटर्स, बैंक्स वगैरह, ये सारे, और उसमें इंडिविजुअल्स की जो आप अगर अपने VPN ही जाके रजिस्टर कराना, तो फिर तो आप पूरे एक सर्वेलेंस का स्ट्रक्चर अपने लिए खुद खोलने जा रहे हैं। अगर मैं जाऊँ, एंड इट्स नॉट कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ भाई, मेरा तो राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्ट है मेरे आइन के अंदर, राइट। सो आप क्यों मुझे कह रहे हैं कि मेरी जो भी एक्टिविटी है ऑनलाइन, मैं आपको उसकी चाबी दे दूं और आपकी जब मर्जी आप उठ के देख लें कि अच्छा कौन सी एक्टिविटी जो है वो हो रही है। आप पहले तो ये देखें कि कौन लोग हैं जो दहशतगर्द हैं, जो टेररिस्ट हैं, कहाँ पे ये सारी चीज़ हो रही है। जहाँ पे हो रही है वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं चल रहा। मैं ये भी आपको बता दूं, जिन इलाकों में वाकयात दहशतगर्दी के बहुत से हो रहे हैं, ट्राइबल एरियाज में, वहाँ पे तो इंटरनेट ही प्रॉपर दस्तयाब नहीं है। तो ऑफकोर्स वहाँ पे क्या किसी ने एक्टिविटी इंटरनेट को इस्तेमाल करके करनी है, बट एट द सेम टाइम देयर सो मेनी इस वक्त स्ट्रीम्स जिसके जरिए से
इंटरनेट के कंट्रोल की बात की जा रही है, टेररिज्म भी है, अब ये फेक न्यूज़ भी है, अब ये इस तरह के जो प्रोटेस्ट के हवाले से भी जो चीज़ें। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी अब्दुल्ला और हुमा, ठीक है डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ी बला पाकिस्तान में बन गई, उसका बहुत ज़्यादा हार्म भी है, हमने देखा है। लेकिन सिर्फ बिल्कुल दुनिया में और पाकिस्तान में इस वजह से ज्यादा है क्योंकि हमारी डिजिटल लिटरेसी नहीं है, वो इतने जहनों को आलूदा कर चुका हुआ है कि लोग एक्चुअली जब जानते भी हैं कि ये फेक न्यूज़ है, वो अपने बायस की वजह से वो उस पर मानने को तैयार नहीं है। हमारा एक डेफेमेशन लॉ भी होता था, शुरू से ही होता था, वो अब क्या रेलेवेंट नहीं रहा है या वो हो नहीं सकता उन लोगों के खिलाफ जो एक्चुअली झूठी खबरें दे रहे हैं या किसी शख्स के बारे में दे रहे हैं, किसी इदारे के बारे में दे रहे हैं, या उस लॉ को हमने रिडंडेंट कर दिया और हम ये बैन उस पे आ गए हैं। मेरे ख्याल में वो तो पंजाब का डिसइंफॉर्मेशन लॉ इन्होंने बनाया था जिसको पास भी कर दिया था। पंजाब हुकूमत से पूछना चाहिए डेफेमेशन हद तक इज्जत का कानून नहीं, सोचो हद तक की इज्जत का कानून है, वो हमारा सिविल और क्रिमिनल है और उसके अंदर डेफिनेटली चीज़ें हो सकती हैं अगर आप उसको प्रॉपर लेके चलें। लेकिन वो सब कहते हैं कि बड़ा स्लो प्रोसेस है। ऑफ कोर्स जब कानून को प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करते हैं और तमाम तकाजे उसके पूरे करते हैं तो स्लो ही होता है प्रोसेस। बहुत शुक्रिया निगत, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव टुडे। थैंक यू सो मच। ये एंड वी दैट्स ऑल द टाइम, आपने सही कहा, बट ऑल्सो ये बड़ी वो एक ना सर्कुलर किस्म की एक डिबेट है, इसका कोई हल नहीं निकलता बिकॉज जो होना है वो तो हो ही रहा है हमारे सामने। पूरा साल हम इस पे बात करते रहे हैं एंड थिंग्स हैव ओनली गॉटन यू नो बैड टू वर्स ही होती रही हैं। यानी कि यहाँ कोई सुलझने की बात हो, कोई ऐसी बात हो, हम पहले इस बारे पे बात कर रहे थे कि क्या लोगों का माइंडसेट बदलना चाहिए या फिर हमें सारी चीज़ें बैन करनी चाहिए। बिकॉज वही वाली बात है कि कोई फेक इन्फॉर्मेशन दे भी रहा हो, डिस इन्फॉर्मेशन दे भी रहा, आपको पता भी हो, फिर भी आप फैला रहे हैं, तो ये वाली चीज़ भी तो चल ही रही है ना हमारे। और ये आपको पता है कि फैलाकर थोड़ी देर बाद डिलीट कर दी जाती है। हाँ, और उसके बाद कोई इंटेंशन से लगा, आप ये मान ही नहीं, अगर आपको लगता है ना कोई इतना मासूम है कि उसे नहीं पता कि जो मैं खबर दे रहा हूँ या जो फैक्ट मैं स्टेट कर रहा हूँ ये गलत है, उन्हें पता होता है। जितनी देर वो लगी रहती है, चीज़ अपलोड रहती है, वो सैकड़ों लाखों करोड़ों तक पहुंच जाती है, फिर वो मुल्क से बाहर पहुंच जाती है, फिर वो ओवरसीज के व्हाट्सएप ग्रुपों में पहुंच जाती है और उसके बाद वो अपने एक्स हैंडल से या अपने फेसबुक से वो चीज़ डिलीट कर देते हैं बड़ी ही कन्वीनियंस, बड़ी ही आसानी के साथ। हो चुका होता है, उसका काम जो मकसूद होता है उन्हें वो कर चुके होते हैं वो। अच्छा जी, खैर इसमें बहुत बात की जा सकती है, हम डिजिटल लिटरेसी पे आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम कुछ और बात करेंगे क्योंकि जो शख्सियात हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनकी मौजूदगी का असर इतना बड़ा है कि हमें कोई और बात नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ यही बात करनी चाहिए। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद आर्ट्स काउंसिल कराची एक और मेला सजाने जा रहा है, हर साल ही सजाता है और दुनिया के अदबी कैलेंडर में एक अहम तरीन इवेंट ये बन चुका है, कराची की शनाख्त बन गया है, वो है आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो कल से शुरू हो रही है। एब्सोल्युटली, और उसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं अहमद शाह साहब जो कि सदर आर्ट्स काउंसिल कराची और हमारे शो का हिस्सा ही हैं, वो आते रहते हैं। हमें अपना साथी एंकर भी एट टाइम्स तसव्वुर करते हैं। एंड देन लिविंग लेजेंड मुमताज शायर व अदीब, सितारा इम्तियाज, प्राइड परफॉर्मेंस, हिलाल इम्तियाज, निशान इम्तियाज, लास्टली लेटली 2023 में। Thank you so much. It's an honor to have you over, sir. And it's an honor to have you over again, sir. पहले मैं शुरू करूंगा फिर मैं चुप हो जाऊंगा। मैं रोज बोलता रहता हूँ। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आप ले पड़ गए जबान। अच्छा, पहली बात तो ये कि मुझे शदीद प्रोटेस्ट है कि जिस दिन कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है तुम जा रही हो पाकिस्तान छोड़ के छुट्टी पे। वो मैंने अभी बताया नहीं था वैसे अपने व्यूअर्स को। हालांकि आज हमने ग्रे का कॉम्बो बनाया चारों लोगों ने, सारे बड़े मैच कर रहे हैं आज वैसे चल रहा है। दूसरी बात ये है कि जब हम लोग तुम्हारी उम्र को थे तो पुलिस का एक गाना जो दुनिया में सबसे मशहूर था, एवरी आई बीन वॉचिंग यू, आप सबको याद होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, पुलिस बैंड, यस। हाँ, तो ये जो भी आप गुफ्तगू कर रहे थे इससे पहले वाली, हाँ इससे पहले वाली, तो ये एक और तरह का था, आई बीन वॉचिंग यू। वो तो बड़ा रोमांटिक किस्म का, बड़ा अच्छा लगता था। ये भी बड़ा रोमांटिक किस्म का है बुनियादी तौर पर। जब आपको अपने साथ गाड़ी में बिठा के कोई लेके जाता है तो और कहता है आई बीन वॉचिंग यू, तो आपको रोमांटिक महसूस करना है तो भाई एक जमाना था जब लगता था, अब तो डर ही लगता है ऐसी बात। अच्छा खैर, तो इफ्तिखार भाई आ गए थे और मैंने इनसे दरख्वास्त की, आपको याद है पिछले बरस भी
मैं इन्हें लेके आया था यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे उर्दू अदब सर हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि आप वक्त निकालते हैं, तशरीफ लाते हैं। बेटे जब मैं स्टूडियो में आता हूँ ना तो मैं बिल्कुल पागल हो जाता हूँ। जब आप दोनों को देखा मैंने तो मैं आपकी उम्र का था जब मैं आया था टीवी में जी, और उससे पहले रेडियो पे भी। जी मैं रेडियो पे काम करता रहा जी। तो बिल्कुल मैं पूरे वक्त उस ज़माने में रहता हूँ जितनी देर आप लोग बैठे रहते हैं। मैं एक प्रोग्राम टीवी पे कसौटी के अलावा करता था, ख़तों के जवाब। मैं और राहत सईद और फिर मैं और गज़ाला यास्मीन और फिर मैं और राना ज़मान, तो इस तरह की कंपोजिशन बनती थी। अच्छा। उधर को मैं बैठता था, इधर को राहत खतों के जवाब। खतों के वो खतों में वैसे ये क्या हमारी कॉन्फ्रेंस का टाइम है। मानिए कि इतना मजा आता है, ये गुफ्तगू शुरू हो जाए तो फिर दिल नहीं चाहता कि ये गुफ्तगू रुके। बात करें लेकिन इन अ नटशेल वो खतों में क्या होता था, मतलब क्या लिखते थे लोग? अब हमारा इंटरेस्ट खुद खत लिख लेते थे। अच्छा, ये भी होता, जवाब भी दिया करते थे जी, उसके जवाब भी देते थे। मसलन हमने एक दफा खत लिखा कि टीवी के प्रोग्राम कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ तकलीफ दे होते हैं और कुछ बहुत तकलीफ दे होते हैं। ये कैटेगराइजेशन है। अपना प्रोग्राम अच्छे वालों में ही अच्छों में ही शुमार किया होगा उस जमाने में। जी हाँ। अच्छा इफ्तिखार साहब, सर्टनली हर साल ही होता है, एक बात होती है कि भाई इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, उनसे क्या इस्तेफादा होता है? उनसे मुझे ऑब्जेक्शन है। हाँ, इस तरह का इस मुल्क में कोई प्रोग्राम नहीं होता। कोई नहीं होता। मतलब आपकी आप जब जनरलाइज करते हैं नहीं हम बिल्कुल नहीं जनरलाइज कर रहे। वन ऑफ इट्स काइंड जो ये एक इवेंट है जो कि मैंने आपको पता शुरू में ही कहा था कि ये दुनिया के अदबी कैलेंडर का एक अहम तरीन है। सही है, हम करना चाहते हैं, लेकिन हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि व्हाई आर दे सो इम्पोर्टेंट? देखिए ऐसा है कि हम जिस ज़माने में ज़िंदा हैं उसमें फाइन आर्ट्स को मार्जिनलाइज कर दिया है ग्लोबलाइजेशन ने। बहुत अहम बात। और अदब और ड्रामा, थिएटर और म्यूज़िक, सिनेमा, ये सब जो हैं रफ्ता रफ्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। नई चीज़ें आ रही हैं, मगर ये जो इंसिडेंट थे, किताबों की दुकानें मसलन बंद हो गई, मसलन लाइब्रेरियाँ अब सुनसान रहती हैं, किताबें ऑनलाइन हो गई, किताबें ऑनलाइन होती हैं। पढ़ने वाले लिटरेचर नहीं पढ़ रहे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें पढ़ रहे हैं। यानी वो पढ़ रहे हैं कि इम्तिहान में कैसे कामयाब हो जाएंगे। मसलन जो बच्चे ओ लेवल कर रहे हैं वो एक्सेलेंस करना चाहते हैं, अचीवर्स हैं, जो लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल हो गया A+ और A++ तो दाखिला A लेवल में, फिर यूनिवर्सिटीज़ में, तो पूरा वक्त निसाब में लगे रहते हैं। तो जो किताब थी जैसे फिक्शन है या पोएट्री है वो नहीं, लिटरेचर ने वो काम शुरू किया। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हमें हमारे उस्ताद या वालिदैन ये बताते थे नॉवेल्स हैं, ये चंद किताबें जो ज़रूर पढ़नी है, ज़िंदगी में काम आएंगी। अब कहने को वो लिटरेचर है, फिक्शन है। आज के बच्चे को जब हम कहते हैं ये तो किसी और की कहानी है, इससे मैं क्या करूंगा सीख, या इससे मुझे क्या हासिल होगा? व्हेन यू से कि हम लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, फिक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हमने नॉवल पढ़ना, कहानियां पढ़ना छोड़ दी, सो आपकी भी राय लेंगे। सो हम कैसे ये आज के बच्चे को कन्विंस करें कि दिस इज इम्पोर्टेंट? ये कॉन्फ्रेंस किस तरह इम्पैक्ट कर रही है इसको, ये बात कर रहे थे जी। देखिए किताबों की दुकानें बंद हो गई शहर में आपके, कितनी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कमर्शियल है, लेकिन किताबें जितनी मसलन जब कराची आर्ट्स काउंसिल का मेला शुरू हुआ तो ये हमारा OUP वाला और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल वाला और तुर्बत में और गवादर में और इस्लामाबाद में जो शुरू हुए, ये इसके बाद शुरू हुए। पहले हमारे यहाँ होता था। अच्छा अब क्या है कि अब किताबों की दुकानें नहीं हैं, मगर जो बच्चे, अगर आप तशरीफ़ ले जाएँ तो देखेंगे कि ख़ानदान आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, नौजवान बच्चे आते हैं, तालिब इल्मों की इतनी बड़ी तादाद होती है। एंड क्रेडिट गोज़ टू शाह साहब कि इन्होंने नौजवानों को अदब की तरफ बुलाया है और किताब की तरफ बुलाया है। और कोई भी, जैसे आपने भी कहा कि दुनिया में मैं आता जाता रहता हूँ और आप लोग बेहतर जानते हैं कि कहीं 4 दिन का लिटरेचर का फेस्टिवल नहीं होता। और एक बात, दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, ये जो कराची है वॉज नोन फॉर इसकी जो लिंग्विस्टिक इश्यूज हैं, जो सवालात हैं, वो यहाँ ज़्यादा झगड़े तक हुए हैं, फसादात तक हुए हैं। मगर इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ सोसाइटी, एक इतने 50,000 आदमी एक वक्त देख रहे हैं,
पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, सारी दुनिया के चैनल्स इसको कवर कर रहे हैं, सारी दुनिया से लोग आते हैं ये तय करके कि भाई साल में दिसंबर की इस तारीख को हमें जाना है। और फिर सर बार बार आते हैं, मतलब ये हम तो 17th एडिशन की बात कर रहे हैं। तो ये कराची when we were growing up and living in another city, कराची की एक अलग पहचान थी हमारी, रोशनियों का शहर तो था एक ज़माने में, उसके बाद वायलेंस एंड ऑल दोस थिंग्स जो कि इस शहर ने देखी, बर्दाश्त की। कराची का तशख़्ख़ुस दोबारा सही करने में, तब्दील करने में, कराची को दोबारा एक कल्चरल हब बनाने में सर्टनली ये सहरा आप ही के साथ जाता है। कसूर है मेरा, और इस पर कोई ना कोई सजा होनी चाहिए इस तरह के माशरे में। नहीं, आपसे मोहब्बत की जाती है, कम सजा है। आपसे सब मोहब्बत करते हैं। ये तो फिर इसी पे बात कर लेते हैं शाह साहब, व्हाट्स डिफरेंट दिस टाइम, या फिर कोई गेस्ट? बहुत डिफरेंट है। एक तो ये कि वी आर सेलिब्रेटिंग आवर सिटी, और ये इसका हक था इस शहर का। इस शहर में मैं पैदा हुआ, इस शहर में हिजरत करके लखनऊ से एक बड़ी तहजीब लखनऊ की से एक नए शहर में इफ्तिखार आरिफ साहब आए, और इनको तो यही लिखना पढ़ना आता था लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ का रेडियो और यहाँ का टीवी और फिर अदब शुरू किया। इनकी मिसाल रख के मैं, और सैकड़ों हमारे बुजुर्ग जो थे बड़े बड़े, अनवर मकसूद का कुंबा हो या जॉन एलिया का कुंबा हो या और बहुत बड़े लोग थे, तो वो सब लोग हिजरत करके आए। फिर चूंकि पोर्ट सिटी भी बना और इंडस्ट्रियल सिटी भी था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ज़ाहिर है, तो ये फिर ये शहर अब बनता चला गया। तो अब उसके अंदर अब हमारा 17 साल से ये कॉन्फ्रेंस होस्ट करता है ये शहर। हमने ज़बरदस्ती होस्ट कराई है। पहली कॉन्फ्रेंस में हमारा जो जॉन एलिया लॉन्ज जिसका अब नाम है, यहाँ पर एक मुशायरा था और इफ्तिखार आरिफ साहब उसकी सदारत कर रहे थे और सारे नामी गिरामी शायर थे। उस रोज़ वो कस्बा कॉलोनी वाला वाक़या हुआ था, 45 लोग एथनिक वायलेंस में, और मैं वहाँ खड़ा हुआ और फिर मैंने आपस में 4-5 जो मेरे साथ होते हैं साथी, मैंने कहा क्या करना है। अच्छा, हमारा मसला थोड़ा करबला से जुड़ा हुआ है मेरा यानी वो मसला क्या है कि मुझे शौक है, आप समझ ले, पंगा लेने का, और मैं आखिरी अंजाम सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मार देंगे, तो ये तो कोई ऐसा अंजाम नहीं है। हाँ, लेकिन अभी हम इस किस्म की बातें नहीं करेंगे। नहीं, हम ये जरूर बात करेंगे, लेकिन ये तो बड़ी अब रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज हो चुकी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज कभी यहाँ के करीब से गुजरी हैं, कभी यहाँ के करीब से गुजरी हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने बहुत जंग लड़ी है रिक्लेमेशन ऑफ पब्लिक स्पेसेस के लिए इस शहर में। अमन का उस रात हमने ये फैसला किया, वो डिसाइसिव डिसीजन था, और 2 शेर पढ़ के, इनके शेर पढ़ के फैसला किया कि एक ही शेर सुनाता हूँ, सुना दें आप प्लीज। सुबह सवेरे रन पढ़ना है और घमसान का रन, रातों रात चला जाए जिसको भी जाना है। हमने बाहर की बत्तियां गुल की, भाई के कान में आके बात की। हम इनको भाई कहते हैं, समझते भी हैं वो, जैसे बड़े भाई को कहते हैं। मैंने कहा भाई हम बंद नहीं करेंगे। आप 17 साल पहले भी इन्हें भाई कहते थे? हाँ, नहीं, मैं 40 साल पहले मेरे भाई कहते हैं। भाई की कॉनोटेशंस इस शहर में भाई वो उसी को खत्म करने के लिए, भाई को भाई बनाने में हमारा रोल है। यानी जो भाई होने चाहिए, अरे भाई जो उर्दू स्पीकिंग लोगों की हम बात करें, इनके पास तो वाइड जो चीज थी, जो इनका एसेट था, वो इनकी तालीम थी और इनका लिटरेचर था और इनका हुनर था। वैसे ये जबरदस्त एसेट है, हर किसी के पास यही होना चाहिए। तो उनके पास तो वो ही नहीं बचा, अगली 3 जनरेशन उसका शिकार नहीं। तो हमने भाई को वापस भाई बना के बिठाया है, हमने अपनी शनाख्त को ठीक किया है। तो वो जो हमने बाहर की बत्तियां बंद की और मुशायरा किया, और ये था हमारा कि हम ये समझते हैं कि हो इसीलिए रहा है कि ये हमारे तहजीब के दुश्मन है, तो हम ये नहीं होने देंगे। आपने ये नहीं होने दिया और उसका समर आज हम देख रहे हैं। शाह साहब हमारे साथ ही रहना है, आपने भी और सर आपने भी। प्लीज अभी से एक तो बेश बहा हमें मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं कि आप लोग इस आर्ट्स काउंसिल की तरफ से मुनक्किदा 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? तो हम अभी जल्दी से बता दें कि रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। जो भी आर्ट्स काउंसिल के होते हैं फंक्शंस, इवेंट्स वगैरह, उसमें रजिस्ट्रेशन इज इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। एंट्री फ्री है आपकी। तो ACP की HI पे जी बिल्कुल। और 5 to 8 दिसंबर यानी कल शुरू होगा, संडे तक ये जो मेला है ये चलेगा। रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। और कल 5 बजे बाय द वे ओपनिंग सेरेमनी, इतने लोग रजिस्टर हो गए कि YMCA ग्राउंड में होगी ओपनिंग सेरेमनी इसकी।
अच्छा, an achievement in itself. जाहिर है कि सर आप भी बरसों से इस कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा हैं, शाह साहब के साथ भी हैं, शुरू से रफाकत है आपकी। हर साल ये डिस्कशन होती है कि इस मरतबा क्या नया करें, या ये प्रेशर होता है, या फिर जो भी करेंगे लोगों में पजीराई तो अब हासिल हो ही गई है तो लोग आ ही जाएंगे। तफसील में जाने का मौका नहीं है, लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस है ये मुख्तस की गई है कराची पर। इसका जो फोकस है वो हम कराची को दोबारा मुतारिफ कराना चाहते हैं, और उसको लैंडस्केप जो है इंटरनेशनल कल्चरल लैंडस्केप जो है वहाँ कराची को लाना चाहते हैं। चुनाचे इसके लोगों पर, इसकी इमारतों पर, इसकी मौसीकी पर, इसके मशाहिर पर यादें, जैसे मीडिया है, रेडियो है, टेलीविज़न है, अखबारात हैं, दानिशगाहें हैं, मौसीकी है, आर्टिस्ट हैं, टीवी के लोग हैं, इन सब पर अलग अलग सेशंस हैं जो कराची को बिलोंग करने वाले लोग हैं, यानी कराची को मुतारिफ कराना। और ये जो शोकेस जी शाह साहब, तो शाह साहब इसका मतलब ये होगा जो पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ के होंगे। बताया बस इससे आगे ये है कि एनवायरनमेंट और ग्लोबल वार्मिंग पे सेशन है जो बड़ा मसला है हमारा। आबादी का जो एटम बम गिर रहा है इस मुल्क पे, उस पे सेशन है, यहाँ की इकोनॉमी पे सेशन है। और ये स्टार काफ़ी हैं, क्योंकि मैंने इनको एक बात बताई है कि भैया उस दिन हुमा से मैं पिछले प्रोग्राम में कह रहा था कि देखो हुमा तुम्हें तनख्वाह मिलती है उर्दू बोलने की, याद है? बिल्कुल, ये बात मैंने इनको भी बताया कि भाई आप हॉलीवुड में तो काम करते नहीं हैं, और हमारे बहुत शानदार लोग हैं ये, और मैं प्रेस करना चाहता हूँ इन सबको। हालांकि तनकीद भी कुछ लोग कर रहे हैं, ये प्रेस करना चाहता हूँ कि हमारे रोल मॉडल हैं जिनको हमारे नौजवान पसंद करते हैं। तो मैं मायरा खान है, फाद मुस्तफ़ा है, हमायूं सईद है, बुशरा अंसारी और अमर भाई तो है ही। उसके अलावा ये एंकर भी सारे, ताबिश, आशमी, वसीम बदामी। अब आपको पता कि आप लोग शोबिज़ का पार्ट हैं, आप शोबिज़ हैं, यानी जिनको लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, आप स्क्रीन पे आते हैं, चाहे आप एक्टिंग कर रहे हैं, चाहे आप एंकर। उसके अलावा सुहेल बड़ाइक साहब, ये तो सारे सबसे आपकी मुलाकात हो सकती है। मेरा तो ख्याल है कि आप एक खैमा डाल लें, डेरा जमा लें, कुछ भी कर लें। 4 दिन है, बहुत से सेशंस हैं। अगर आप कराची नहीं आए बड़े अरसे में तो बेहतरीन मौका है कराची आके इन दिनों में वक्त गुजारने का। बाहर से आए, हाँ, और जी एक इसके दावतनामे के लिए अब पूरी दुनिया बेचैन रहती है। एब्सोल्युटली। अब मेरे पास सर कता कलामी की माजरत, आखिरी इनसे कुछ प्लीज अता कीजिए, आप आए हैं हमारी तरह नवाजिए। और कल शेर जो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक शेर आपने पढ़ा था, वो माखज था पूरा, वो पढ़िए और आसमानों पर नजर कर अंजुमो महताब देख, आसमानों पर नजर कर अंजुमो महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। वाह, नाइस। एक तो ये शेर इनकी फरमाइश में मैंने पढ़ दिया, और जो हम कराची के हवाले से पढ़ सकते हैं कि खजाना ज़र गौहर पे खाक डाल के रख, खजाना ज़र गौहर पे खाक डाल के रख, हम अहले मेहरो मोहब्बत हैं दिल निकाल के रख, हमें तो अपने समंदर की रेत काफ़ी है, हमें तो अपने समंदर की रेत काफ़ी है, तू अपने चश्मे बेफैज़ को संभाल के रख, हमें तो अपने समंदर की रेत काफ़ी है, तू अपने चश्मा को संभाल के रख। मूड तो जी सेट हो गया है। वो भी आपको पता है, एक वक्त हुआ करता था जब कोई फैज कहा करता था तो उससे मुराद फैज अहमद फैज ही हुआ करते थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के इधर आने का, एंड ऑफ कोर्स यू नो व्हाट यू गाइस आर डूइंग इन द नेक्स्ट 4 days। हमारे पास आज इतना ही टाइम है, एंड वी नो आई वोंट सी यू टुमारो, ही विल बी हियर। हां, वहां की बताऊंगा आपको कल किस्सा क्या है। बाय।